हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में तमाम भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पर हम चर्चा करने वाले हैं। रेलवे भर्ती, करोड़ों छात्रों को मिली राहत, यूपी टेट रिजल्ट डेट और एक ही दिन टकरा गई परीक्षाएं। 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती। क्या पहली कैबिनेट मीटिंग में ही योगी सरकार को एक बड़े संत की सलाह है और 50 साल जबरिया रिटायर पर आ गया है जवाब। योगी सरकार 2.0 पर पीएम मोदी जी का आया है बयान। तो सारी अपडेट्स पर डिस्कशन होगा, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में। अगर इस पुस्तक की हम बात करें तो ये पुस्तक सामान्य अध्ययन भाग 1 के लिए है, जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस, लगभग 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न तथा पिछले ईयर के बहुत सारे प्रश्न पत्र भी हल करके दिए गए हैं। अगर इस पुस्तक की और खास बात करें तो इसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल और फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं अधिक विश्लेषण के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एलटी ग्रेड की विभिन्न विषयों की जो पुस्तकें हैं वो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा आप सभी को उपलब्ध करवाई गई हैं। इनकी प्रॉपर जो जानकारी है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नज़दीकी बुक स्टॉल से कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो कल का दिन काफ़ी अहम और ख़ास था, चूँकि योगी आदित्यनाथ जी ने शीर्ष नेतृत्व से कल की डेट में मुलाकात की है, जिसमें बड़े बड़े जो सियासी दल के भाजपा के नेता हैं उनसे चर्चा की गई है और 2024 की भी रणनीति बनाई गई है, ऐसा सूत्रों का मानना है। और पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री ने दिल्ली में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की है। 1 घंटे 45 मिनट तक मोदी योगी में बातचीत हुई है। 18 मार्च के बाद शपथ ग्रहण समारोह संभव है और आज योगी आदित्यनाथ से भेंट हुई। उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है। और ट्वीट पर आभार भी योगी आदित्यनाथ जी ने जताया है और साथ ही साथ 2024 के लिए रणनीति बनाने पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार देखा जाए तो इस मुलाकात में नई सरकार के गठन, 2024 के लिए पार्टी की भावी रणनीति, राज्य में नए वर्गों को जोड़ने की संभावनाएं और मौजूदा जनसमर्थन के बाद जन आकांक्षाओं को पूरा कर वर्ष 2024 के लिए और मजबूत रणनीति बनाने पर भी यहां पर चर्चा हुई है। तो ये जो मुलाकात है काफ़ी प्रभावी मानी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी लगभग 19 मार्च को या 21 मार्च को, 2 तिथियां नज़र आ रही हैं, 21 मार्च को ही मुझे लगता है कि ये शपथ ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ 21 मार्च को ही ये लेंगे। इसमें हालांकि दिया जा रहा है कि 18 मार्च के बाद शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अब देखते हैं किस दिन शपथ ग्रहण होगा, लेकिन बहुत जल्द ही होने वाला है। अब दोस्तों, इस मुलाकात के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ जी शपथ लें तो यहाँ पर एक बड़े संत की सलाह भी है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, संत साहब हैं और यूपी के विकास के साथ पुरानी पेंशन बहाली पर भी करना होगा काम, ऐसा सत्येंद्र दास मानते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास ने सीएम योगी को जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या के साथ ही प्रदेश के संपूर्ण विकास को लेकर काम करने की जरूरत है और यहाँ पर इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। खास तौर पर उन बिंदुओं पर काम करना चाहिए जो चुनाव के दौरान दूसरी पार्टियों के एजेंडे में रहे हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली पर सीएम को विचार करने की बात कही और साथ ही साथ यहाँ पर महंगाई, नौकरी, शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त करने की बात कही है। तो महंगाई, नौकरी और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे कहीं ना कहीं विपक्ष ने बहुत कायदे से उठाए थे, उनके एजेंडे में भी था, मैनिफेस्टो में था, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे सपा का हो। लेकिन यहाँ पर भाजपा सरकार में सिर्फ एक लाइन में ही सारी चीज़ों को समेटा गया था
कि समस्त खाली पदों पर सभी विभागों में जो भी खाली पद हैं उन पर भर्तियां करेंगे, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है। इनको अलग से इस पर कार्य करने की ज़रूरत है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही कई जो विभागों में खाली पद है उनको भरने के लिए स्पष्ट आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसी क्रम में छात्रों के मन में सवाल है कि क्या 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो पहली कैबिनेट मीटिंग में भी आ जाएगा, यानी कि पहली की कैबिनेट मीटिंग जो होगी उसमें क्या इस विज्ञापन को मंजूरी दे दी जाएगी। तो दोस्तों इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम है, क्योंकि यहाँ पर पहले कैबिनेट मीटिंग में एक तरफ से देखा जाए तो ओवरऑल एक आदेश देखने के लिए मिल सकता है कि सारे विभागों में खाली पदों पर भर्तियां की जाए, लेकिन सेपरेटली यहाँ पर 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती जैसे मुद्दे में भी यहाँ पर अभी हाईलाइटेड हों, चूंकि सरकार का फोकस रहेगा कि सभी विभागों पर एक साथ जो भर्तियां हैं वो की जाए। लेकिन इसके पहले अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग में अभी जो पेंडेंसी में भर्तियां हैं, चाहे वो 6800 आरक्षण सूची का मामला हो, चाहे वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला हो, और चाहे वो टीजीटी में बच गया समायोजन हो, इन सभी बिंदुओं पर हरी झंडी मिल सकती है। हरी झंडी तो है ही, बस इनको जो है तत्काल पूर्ण करने के आदेश जो हैं वो पहली कैबिनेट मीटिंग में दिए जा सकते हैं और साथ ही साथ नए पदों पर भर्तियों के लिए भी सेपरेट तरीके से आदेश यहाँ पर निर्गत किए जा सकते हैं। तो पहली कैबिनेट मीटिंग से काफ़ी उम्मीदें रहेंगी कि यहाँ पर किन किन चीज़ों को मंजूरी मिलने वाली है। अब दोस्तों देखा जाए तो 17,000 जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है इसका पूरा खाका तैयार है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने के चलते और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा था, छात्रों ने काफ़ी गतिरोध किया था। उनका यही कहना था कि 17,000 नहीं 97,000 पदों पर भर्ती चाहिए, इसी वजह से ये थोड़ा सा डिलेड हो गया था। अब देखते हैं बढ़कर पदों की संख्या होती है या इतने ही पदों पर विज्ञापन जारी होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो 2022 में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे रेलवे भर्ती। छात्रों को खुशखबरी मिली है, एक दो नहीं करोड़ों छात्रों को यहाँ खुशखबरी है। क्या कुछ है दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बोर्ड ने सभी मांगों पर जताई सहमति। CBT 1 प्रदर्शन के आधार पर 20 गुना यूनिक उम्मीदवार जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। रेलवे NTPC अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। और यहाँ पर देखा जाए तो रेल मंत्रालय द्वारा लेवल भर्ती के लिए अतिरिक्त जोड़ी गई परीक्षा और NTPC के पहले चरण के नतीजे में 20 गुना यूनिक उम्मीदवारों को सफल घोषित किए जाने की मांगों को स्वीकार कर लिया है। अब निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरे चरण के कंप्यूटर बेस्ड CBT 2 के लिए पहले चरण CBT 1 में प्रदर्शन के आधार पर 20 गुना यूनिक उम्मीदवारों को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। RRB के नोटिस के अनुसार जिन उम्मीदवारों को पहले सफल घोषित किया गया वह CBT के लिए पात्र होंगे और बोर्ड द्वारा अतिरिक्त सफल उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। यह सूची हर पे लेवल के अनुसार अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह के दौरान जारी की जाएगी। रेलवे ने कहा है कि NTPC के लिए दूसरे स्तर के CBT के लिए वेतन स्तर के आधार पर चयनित विशेष उम्मीदवारों की संख्या खाली पदों की तुलना में 20 गुनी होगी। सभी वेतन स्तर के संशोधित परिणाम अप्रैल के पहले सप्ताह तक घोषित किए जाएंगे। वेतन स्तर 6 के लिए दूसरे स्तर की CBT मई में और अन्य वेतन स्तरों के लिए दूसरे चरण की CBT एक निश्चित अंतराल के बाद आयोजित की जाएगी। रेलवे ने ग्रुप डी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए लेवल 1 परीक्षा 2 कंप्यूटर यानी कि CBT के माध्यम से कराए जाने की अपनी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए केवल एक परीक्षा पर सहमति जताई है। तो छात्रों की जो मांग थी वो मान ली गई है कि ये इस बार की भर्ती ही नहीं आगे आने वाली भर्तियों पर भी लागू होगा। तो करोड़ों छात्रों को यहाँ से राहत मिल चुकी है। अब दोस्तों देखा जाए तो बोर्ड परीक्षा की बात कर लेते थोड़ी सी। 70 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। 30 जो अंक हैं वो इंटर्नशिप के माध्यम से दिए जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों CTET मेल पर आ गई पूरी कॉपी, आप लोग देख सकते हैं। CTET की तरफ से पहली बार ऑनलाइन कराई गई केंद्रीय पात्रता परीक्षा की उत्तर पुस्तिका अभ्यर्थियों की ईमेल पर भेज दी गई है। प्रश्न पत्र पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं भेजने से अभ्यर्थियों को पता चल जाएगा कि उन्होंने कौन सा प्रश्न सही किया था और किस में गलती की थी।
यहाँ पर दोस्तों एक ही तारीख पर पीसीएस और एचजेएस मेंस परीक्षाएं टकरा गई हैं। 23 से 27 मार्च तक पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा है। 678 पद पीसीएस 2021 भर्ती में है और 98 पद कुल एचजेएस 2020 की भर्ती में है। छात्र परेशान है, लेकिन परेशानी से कोई मतलब नहीं निकलेगा और अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि परीक्षाएं तो टकराई हैं, लेकिन उनमें बदलाव नहीं हो पाया है। जीआईसी प्रवक्ता मेंस का एग्जाम हो चुका है। 91% जो उपस्थिति है वो रही है, लेकिन अभ्यर्थियों के जो पसीने हैं वो पहले ही शुरुआत के पेपर में देखने के लिए मिल गए थे, वो छूट गए थे और इसी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को छोड़ भी दिया, यानी कि दूसरे राउंड की परीक्षा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। पेपर खराब होने से 18 ने छोड़ दी परीक्षा, आप लोग देख सकते हैं। रविवार को जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा देकर केंद्र से निकले अभ्यर्थी। तो कुल मिला के ओवरऑल बढ़िया रहा है पेपर और काफ़ी टाइट पेपर देखने के लिए मिला है। अब देखते हैं इसमें सिलेक्शन किसका होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगी सरकार। झारखंड सरकार सूबे के छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगी। इसके तहत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और ओलंपियाड या क्लैट की विशेष कोचिंग भी कराई जाएगी। एनडीए के लिए भी तैयारी करने का प्रस्ताव है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यूपी टेट की रिजल्ट डेट पर यहाँ पर लगातार जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं और इस वेबसाइट के माध्यम से देखा जाए तो जो यूपी टेट का रिजल्ट है वो शुक्रवार यानी कि 18 मार्च को घोषित हो सकता है। परीक्षा परिणाम देखा जाए तो updilate.gov.in पर जारी किया जाएगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट को 18 तारीख को उम्मीदें जताई जा रही हैं कि परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। इसमें अब कोई भाव बाधा नहीं है, परीक्षा परिणाम ही जारी होना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों एक छोटी सी अपडेट और रह जा रही है। यूपी पुलिस कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष करने की जो खबर है पूर्णतः भ्रामक है, अफवाह न फैलाएं। और इसमें इन्होंने कहा है कि सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अक्षम सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग जो की जाती है, मतलब बात तो वही है कि अगर 50 साल में आपकी स्क्रीनिंग होगी, आप फिट नहीं पाओगे तो आपको यहाँ से निकाल देंगे विभाग से। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि इसमें ऐसा कोई नहीं है कि हम 60 साल से जो सेवानिवृत्ति आयु है 50 कर रहे हैं, ऐसा कहाँ है, ऐसा कोई कह तो ही रहा है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इसको क्लियर किया है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सूचना प्रतिवर्ष मंगाई जाती है। कतिपय जनपदों विभिन्न शाखाओं की सूचना अप्राप्त होने के कारण निर्गत शासनादेश के क्रम में ही पुलिस मुख्यालय द्वारा सूचना मांगी गई थी, जिसका अभिप्राय समझे बिना 50 वर्ष में सेवानिवृत्त करने की भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, जिसका पुलिस मुख्यालय खंडन करता है। तो सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, कार्य आचरण भी शासन व विभागीय हित के अनुकूल नहीं है। तो ऐसे कार्मिकों की जो स्क्रीनिंग है वो की जाती है। अगर उसमें फिट बैठते हैं तो रहते हैं, अगर फिट नहीं बैठते हैं तो उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दी जाती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।